नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में जब हम कंडक्टर्स और स्फीयर्स के बीच में फोर्स की बात कर रहे थे, सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किया था। उसी के लास्ट में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे जो कि आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पे, कि अगर किसी न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ से इसेंट्रिक पॉइंट पे हम एक पॉइंट चार्ज रख दें तो उसकी वजह से क्या क्या फोर्सेस आएंगे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक उसका वेरिएशन भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ग्राउंड कर देंगे तब क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें यहाँ पे हमें समझने के लिए चाहिए उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि अगर ये कुछ चार्ज है, यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया, और ये आपका न्यूट्रल शेल है। ठीक है, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है। तो इस न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल में सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चार्जेस कुछ इस तरीके से इंड्यूस होंगे। ठीक है, कुछ चार्जेस ऐसे यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे और जितना चार्ज अंदर इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा और बाहर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो भी प्लस क्यू ही होगा। ठीक है, पर बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो बाहर की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो हो जाएगी और बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर जो इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि बाहर कोई भी हो कंडक्टर की, अगर अंदर कोई रखा हो तो बाहर कोई सा भी चार्ज कैसा भी घूम रहा हो उसकी वजह से अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बाहर वाले चार्जेस को अगर मैं हटा दूं, बाहर वाले चार्जेस को मैं काउंट ही ना करूं, मैं बस चार्जेस को जो काउंट करना चाहता हूं, कौन सा चार्ज काउंट कर रहा हूं? अंदर वाले। तो उनके बीच में क्या फोर्स होगा, ठीक है, ये बस अपन निकालना चाहते हैं। अब आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना भाई पूरी बात, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इसके सोल्यूशन से सीधा सीधा कनेक्ट करता है। ठीक, तो सुनिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज Q है एंड जो इंड्यूस्ड चार्ज है ऑन द इनर सरफेस इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द शेल। बात समझ में आ गई बच्चों? एट ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द शेल। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लाइन से कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक, तो जो ये वाला चार्ज है प्लस क्यू और जो इनर सरफेस का चार्ज है माइनस क्यू, बस मैं इन्हीं को काउंट कर रहा हूँ। बाहर वाले जो प्लस क्यू मैं इसको काउंट कर भी नहीं रहा क्योंकि इसका कोई इफेक्ट आ भी नहीं रहा। तो अगर आप इसको हाइपोथेटिकली अगर हटा भी देंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जो दो चार्जेस अंदर बच रहे हैं, एक तो पॉइंट चार्ज क्यू और जो इनर सरफेस का चार्ज है, इसकी वजह से आउटसाइड द शेल हर एक पॉइंट पर नेट फील्ड कितनी है? जीरो। बिल्कुल। और अगर फील्ड जीरो है तो इंटीग्रल E डॉट डी आर अगर आप करोगे कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से स्फीयर तक, तो आप जानते हैं कि आपको क्या निकाल के देगा? ये देगा आपको पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली हर जगह जीरो है तो मुझे पता चलेगा कि स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो भी वी इन्फिनिटी के पोटेंशियल के बराबर है और वी इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि अंदर वाला जो शेल है, इनर सरफेस जो है, ठीक है, उसका चार्ज और पॉइंट चार्ज क्यू, इन दोनों की वजह से शेल का पोटेंशियल कितना है? जीरो। और हाँ, बाहर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जीरो है। ठीक है, आई होप ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो अब आपको लगा कि यार अगर पोटेंशियल ऑफ द शेल जीरो है ओनली ड्यू टू इनर चार्ज एंड पॉइंट चार्ज क्यू, आउटर वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, हम इस आउटर वाले चार्ज को काउंट नहीं कर रहे हैं, हमारा बस फोकस इस पे और इस पे ही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बाहर चार्ज है ही नहीं। ठीक है, और बाहर चार्ज नहीं है तो जो शेल का पोटेंशियल होगा अंदर वाले चार्जेस की वजह से वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक, और आपने देखा कि ये स्फीयर है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 में आपको क्लास में क्वेश्चन कराया जाता है, वो क्वेश्चन एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, और यहाँ पे है एक नेगेटिव चार्ज, आप इसको कुछ भी ऐसा एक फैक्टर मान लीजिए ईटा टाइम्स Q, उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने एक चार्ज को तो मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज Q है बच्चों, और इससे किसी
दूरी पे, मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी बोल दो या फिर आप उसको कैपिटल डी बोल दो, तो कैपिटल डी दूरी पे एक और नेगेटिव चार्ज रखा विच इज माइनस ईटा टाइम्स क्यू, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ईटा की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मुझे इतना पता चल जाता है कि इन दोनों की वजह से अगर मैं निकालूं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद जीरो पोटेंशियल, तो वो एक स्फीयर निकल के आता है, ठीक है, वो एक स्फीयर निकल के आता है। तो मैंने और वो स्फीयर का लोकस जो स्फीयर होता है वो उस तरफ होता है जहाँ पे छोटा चार्ज हो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे ईटा की वैल्यू को, बस ईटा की जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 1 कर दूं, तो मैग्नीट्यूड में ये वाला चार्ज जो है छोटा हो जाएगा। और अगर बच्चों ये वाला चार्ज छोटा हो चुका है तो इसकी वजह से जो यहाँ पे एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल कितना है 0, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको अपोलोनियस सर्कल बोला जाता है और या स्फीयर भी बोल सकते हो। तो जिसकी रेडियस हम यहाँ से अगर लेते हैं तो ये रेडियस होगी इसकी बच्चों कितनी, r, एंड यहाँ से आपने कोई भी एक डिस्टेंस लिया r1, यहाँ से आपने कोई भी एक डिस्टेंस लिया r2, और जब आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो बताइएगा वो कितना हो जाएगा, kq बाई r1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू kq बाई r2 नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मॉड q बाई r1 विल बी इक्वल टू ईटा टाइम्स मॉड q2, ठीक है, और मॉड q2 कितना है अपने पास, q ही है, तो ये आ जाएगा मॉड q बाई r2। इसका जो लोकस निकलता है तो वो 2D में तो सर्कल निकल के आता है और 3D में जब आप देखेंगे तो वो स्फीयर बन जाता है, और वो स्फीयर का शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल सकता है, ठीक है। अब इस स्फीयर का लोकस भी आपको निकालना है तो कुछ खास बात नहीं है, ये आपकी क्लास इलस्ट्रेशन से में होगा या कि कर रखा होगा, तो मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो निकल के आ जाता है 0, r1 r2 का रेशियो सेट हो चुका है, ठीक। तो मैंने सोचा कि यार जो पिछली सिचुएशन है, ठीक है, जो पिछली सिचुएशन है उसमें भी इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। तो मैंने सोचा कि यार इस पॉजिटिव चार्ज q को ऐसे ही रखते हुए अगर मैं इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की जगह एक नया माइनस ईटा क्यू चार्ज किसी d डिस्टेंस पे रख दूं तो भी मुझे यहाँ पे जो पोटेंशियल दिख रहा है इस एक स्फेरिकल सरफेस का, वो मुझे अभी भी क्या दिख रहा है, 0। तो मैंने बोला कि पिछली वाली स्लाइड में जो इंड्यूस चार्जेस थे उसको मैंने इसके रूप में कन्वर्ट कर दिया और दोनों को मैंने बोल दिया कि बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट, और अगर ये इक्विवेलेंट है तो जो फोर्स की कैलकुलेशन होगी उसमें भी इक्विवेलेंट हो ही जाएंगे, क्योंकि जो फील्ड वाला जो पोटेंशियल आता है फील्ड से, और फील्ड के थ्रू ही अपन फोर्स की भी बात करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाली स्लाइड में इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके से इंड्यूस हुआ पोटेंशियल कि इस वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना आ गया, 0। तो मैं इस माइनस क्यू चार्ज को उठा के अगर किसी डी डिस्टेंस पे माइनस ईटा क्यू चार्ज बना दूं, मैंने चार्ज भी चेंज कर दिया है, तो यह इस दोनों के इंपैक्ट की वजह से जो इस सरफेस का पोटेंशियल आ रहा है वो अभी भी कितना आ रहा है, 0। मतलब ये सिचुएशन और पुरानी सिचुएशन जो है वो कैसी होती है, एग्जैक्टली सेम है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक थ्योरम होता है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम का मतलब होता है बच्चों कि अगर कहीं पे एक रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाएगा तो वहां पे उसका एक ही सोल्यूशन होता है। मतलब दो सिचुएशन आपको दे रखी हैं और दोनों सिचुएशन से अगर मान लीजिए एक कंडीशन भी दोनों की मैच कर गई या दोनों से किसी भी क्वेश्चन का अगर एक ही आंसर है तो उस आंसर का भी क्वेश्चन एक ही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। तो उस वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, ये मतलब पिछली स्लाइड का और ये वाला पार्ट वो एग्जैक्टली सेम है। अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो मुझे बस क्या करना है फोर्स निकालने के लिए कि अगर मुझे ये डी डिस्टेंस और ईटा की वैल्यू पता चल गई तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो बताओ कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस ईटा टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी स्क्वायर। तो कुल मिला के बात अब यहाँ पे ये पहुंची है बच्चों कि मुझे क्या निकालना है, मुझे कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है और मुझे क्या निकालना है, ईटा की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों चीज़ें निकलने के बाद काम आसान, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया कि ईटा निकालना है और डी निकालना है तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दो अननोन है, तो अपने को इक्वेशन भी कितनी चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको एक अलग स्लाइड पे बना लेते हैं कि ये तो रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल कितना है, 0। यहाँ से जो सेंटर है C, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी मुझे पता है,
मैंने यहाँ पे कौन सा चार्ज रख दिया है बच्चों, क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है। और यहाँ से किसी डिस्टेंस डी पे जो मुझे नहीं पता मैं निकालना चाहता हूँ, माइनस ईटा टाइम्स चार्ज क्यू मैंने रख दिया है। अब अगर पोटेंशियल जीरो है, मुझे दो ही वेरिएबल चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, मैं इस लाइन के अलॉन्ग एक ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ और एक ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पर पोटेंशियल लिखना बहुत आसान है। तो अगर आप मान लीजिए पॉइंट ए पे पोटेंशियल लिखते हैं तो बताओ इक्वेशन क्या लिखे पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल जीरो होगा तो हम लिखेंगे कि के छोटे क्यू से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, r/2 प्लस इसका पोटेंशियल वहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, k ऑफ माइनस ईटा टाइम्स क्यू, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस d है तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये हो जाएगा d माइनस r, इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो k से k तो कैंसिल हो गया, q से q भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दिखेगा d माइनस r इज इक्वल टू ईटा टाइम्स r/2। समझ में आ गया बच्चों, ये तो हो गई आपके पास पहली इक्वेशन निकल के आ गई। सेकंड इक्वेशन में अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, पॉइंट बी के बारे में, इस पॉइंट बी के बारे में। तो इसके ऊपर पोटेंशियल लिखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस 3r/2 है तो k q अपॉन 3r/2, ठीक है, प्लस k ऑफ माइनस ईटा टाइम्स q, ठीक है। अच्छा मैंने शायद एक गड़बड़ कर दी है, d डिस्टेंस मैंने इस चार्ज से लिया है, ठीक है, d डिस्टेंस मैंने इस चार्ज से लिया है, तो मैंने यहाँ से सेंटर से ले लिया, तो मुझे यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस d वाला है, और अगर इतना ही डिस्टेंस d वाला है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये d माइनस r/2 होगा, तो मैं यहाँ पे d माइनस r/2 लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ जी, तो अब ये डिस्टेंस d है तो यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 3r/2, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे d प्लस 3r/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिली कि d प्लस 3r/2 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स 3r/2, ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि हम अगर निकालना चाहते हैं ईटा और डी की वैल्यू, पहला तरीका तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ईटा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो ये बनेगा d प्लस 3r/2 अपॉन d माइनस r/2 विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, एंड इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, इसको सॉल्व करते हैं तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा d प्लस 3r/2 विच इज़ इक्वल टू 3d माइनस 3r/2। तो यहाँ पे ये तो चला गया 2d और इसको उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 3r। तो d की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, d की वैल्यू हमें मिल गई है 2r/3, ठीक है। तो d का वैल्यू हमको मिल गया है, सॉरी 3r/2, 3r/2, ये डिस्टेंस मिल गया बच्चों 3r/2, ठीक है। तो d का वैल्यू आपको 3r/2 मिल चुका है, अब उसको यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3r/2 माइनस r/2 इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू ईटा r/2। तो ईटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भाई, ईटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2, ठीक है। और ईटा देखो मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि ईटा का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि जो शेल बनता है, ये पोलिनियस सर्कल या स्फीयर बनता है, ये हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास बनता है, उसको अंदर समेट के बनता है, मैग्नीट्यूड में जो चार्ज छोटा होता है उसको समेट के बनता है। तो मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ईटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा और ईटा का वैल्यू 2 आ गया और डी का वैल्यू जो है 3r/2 आ गया। तो बस इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी k q इंटू ईटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 2q है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है d स्क्वायर, और d का वैल्यू पर निकाले हैं 3r/2, तो 3r/2 का होल स्क्वायर। तो इस केस में आंसर आपका बन जाएगा 8, ठीक है, 8k/9 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये फोर्स आप देख लीजिए नेगेटिव में आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है बच्चों, ये हो गया इसका सोल्यूशन। और मैंने तो फिर भी थोड़ा r/2 डेटा आसान करने के लिए लिख लिया, अदरवाइज आप चाहते तो इसको स्मॉल r लेके सॉल्व कर सकते थे, पूरे थोड़े से कैलकुलेशन बढ़ जाती हल्की सी, उतना कन्वीनियंट नहीं होता, बट आंसर तो आ ही जाता, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके करते हैं वेरिएशन की बात। वेरिएशन बच्चों यहाँ पे ये था कि अगर हम बाहर वाले जो स्फीयर है उसको बेसिकली अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से क्लोज कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, तो ग्राउंडिंग हो गई, और अगर ग्राउंडिंग हो जाएगी
तो आप देखो कि इसमें जो भी इंड्यूस चार्ज है अंदर वाला जो भी इंड्यूस चार्ज है माइनस क्यू, वो तो यहीं रह जाएगा, और बाहर वाला जो चार्ज था बस वही इस सर्किट से फ्लो कर जाएगा। तो बाहर अब चार्ज जो आउटसाइड आपको चार्ज दिखेगा सरफेस पे, वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, और चार्ज डेंसिटी भी 0। मतलब बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज आपको नहीं दिखने वाला, उसकी चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो एग्जैक्टली सेम निकल के आता है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर आप ग्राउंड करते हो तो बाहर वाला जो चार्ज है वही चला जाएगा, और बाहर का तो पोटेंशियल वैसे भी 0 ही था, अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर पोटेंशियल वैसे भी 0 ही था। तो ग्राउंडिंग करने के बाद भी पोटेंशियल हम 0 करते हैं, तो अंदर वाला जो चार्ज है, जो सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी, जाने से पहले मैंने सोचा एक होमवर्क क्वेश्चन आज भी देके जाता हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और जो हमने किया उसी से सिमिलरली मैच कर जाता है। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि अभी मेरे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है बच्चों, और इसका रेडियस भी कितना है, कैपिटल R है, और यहाँ से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया है। ठीक है? तो कोशिश करिए कि इन दोनों के बीच में कितना नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, चलो इतना तो पता है अट्रैक्टिव होगा। ठीक है? पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं? जी हाँ, कोशिश करिए एंड कमेंट्स में बिल्कुल बताइए। थैंक यू।